एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीटेट का जो आपका एग्जाम हुआ है 3 फरवरी 2023, उसका ये सेट प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक। और इसमें जो है मैंने आप लोगों को सीडीपी का इसमें सेशन करवा दिया था और आज का जो सेशन है वो आपका मैथ का है, ठीक है। तो हम लोग इसमें मैथ के 30 सवालों को देखेंगे, जिसमें आपका 15 कंटेंट पार्ट होंगे और 15 आपका पेडागोजी पार्ट होंगे, ठीक है। तो उसे आज हम लोग बनाएंगे और सारे सवाल जो है आपके प्रीवियस है, मतलब ये आपका 3 फरवरी को हुआ है। तो सीधी सी बात है, जितने भी प्रीवियस सवाल अगर आप कर लेते हैं, करके जाते हैं एग्जाम में, तो आपका जो है वहीं से कुछ ना कुछ सवाल जो है आपके हर एक साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सारे सवाल जो है करने हैं आपको और प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं आज के सेशन पे। देखिए आज का मैथ का है। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल जो है आपके मैथ में पूछे जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे सवाल जो आते हैं कि आप बना के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम में इसका बना के आएंगे, स्कोर भी मैक्सिमम आएगा। देखिए 31 नंबर सवाल है आपका, दिया हुआ है कि 101 गुना 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम कितना हो, 20,614 हो। कहने का मतलब है 101 गुना 203 में क्या जोड़ा जाए। तो हमने मान लिया कि x जोड़ा जाए, तब इसका रिजल्ट जो है 20,614 प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। तो गुना करते हैं 203 में 101 से आपको क्या करना होगा, बेसिकली गुना करिए, ठीक है। ज्यादा इसमें ट्रिक वगैरह आप ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि ट्रिक ही जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक। तो ये आराम से इसको बनाना है। ये कितना हो जाएगा 203,000, फिर 1 से लगाना है तो ये हो जाएगा आपको 3, फिर 0 2, ये होगा 30502, 20,503, 20,503, ठीक है, प्लस x बराबर 20,614। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो 20,614 में से क्या करेंगे, 20,503 को माइनस कर लीजिए। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 111, 111। कहने का मतलब है इसके गुणनफल में हम लोग 111 अगर ऐड कर दे तो हमारा 20,600 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 111। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 32 नंबर सवाल है, दिया है यहाँ पे 57341 में 7 के स्थानीय मान एवं 75431 में 4 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान ये आपके एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसका मैंने इसको पढ़ाया भी है डिटेल में, वीडियो भी बनाया है, तो जो नहीं देखे हैं वो देख भी सकते हैं वहां से, ठीक है। उसका लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ जो है 5, ये आपका रहा 32 नंबर सवाल के लिए 57341। इसमें आपके किसके स्थानीय मान निकालने हैं, तो 7 के। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 के आगे 3 डिजिट तो 3 0 रख दीजिए। क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है 75431, इसमें 4 के स्थानीय मान, तो 4 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 400। ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा, 6600, ठीक है। तो ये आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऐसे ऐसे सवाल है कि आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं। देखिए फिर से आपका 31 नंबर क्वेश्चन के जैसा 33 नंबर आ गया। अब इसमें दिया हुआ था कि क्या जोड़ा जाए कि आपका रिजल्ट कितना है, इसमें आपको दिया है कि क्या घटाया जाए कि रिजल्ट कितना है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, आपको जोड़ने के जगह सिर्फ घटाना है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें,
दिया है 105, ये आपका 33 नंबर सवाल है। 105 गुना 806 में से क्या घटाया जाए कि परिणाम जो है 83,902 आए। तो क्या घटाया जाए, x मान लिए कि रिजल्ट 83902 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 806 में 105 से क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। तो गुना करते हैं, इधर 806 105, इसको बेसिकली गुना कर लेना है जैसे आपको आता है। 6 5 30 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, इधर आपका 6 0 8। ठीक है, 0 3 6 4 8, 84,630। तो 84,630 माइनस एक्स बराबर 83,902। ठीक है, हमें तो x चाहिए, तो x अगर इस साइड भेज दिया जाए तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो 84,630 में से आप 83,902 क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ आपका बचा 2, यहाँ आपका 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, ये आपका कैंसिल। तो 728 आया। कहने का मतलब है कि अब इसमें x के जगह पे क्या रखेंगे, 728। 105 और 806 के गुणनफल में 728 माइनस कर लेते हैं तो हमारा 83,902 आ जाता है। क्लियर है, तो 728 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब इसे मिटाते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 34 नंबर सवाल दिया हुआ है। 34, इसमें 3/4 जो है, 3/4 में कितने 1/12 है। 3/4 में कितने 1/12 है, जब भी इस तरीके से आएगा तो 3/4 में कितने 1/12, तो जितना पूछेगा उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3/4 गुना 12 बटा कितना होगा 1। अब 4 की 1 12, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब 3/4 में 9 जो है 1/12 आपका आएगा। तो 9 ऑप्शन कहाँ है आपका, 9 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए इस टाइप का सवाल तो आपके एग्जाम में फिक्स ही है। ऐसे सवाल आपके हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ सीटेट ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 35 नंबर सवाल में कि आपका ये फ्रैक्शन है। बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न जब भी चुनना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3/4, फिर उसके बाद दिया है 4/5, फिर आपका दिया है 1/2, फिर है 5/6 और है 3/2। अब इसमें लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, अगर पता करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो अंश को इक्वल करते हैं या फिर हर को इक्वल करते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिक्स है आपका। ठीक, तो अंश या हर को इक्वल करने के लिए या तो अंश का एलसीएम लीजिए या तो हर का एलसीएम लीजिए। तो देखिए अंश में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, और या फिर हर का, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने हर का एलसीएम लिया, हर में कितने कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 है, 5 है, 2 है, 6 है और 2 है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे इस तरीके से तो देखिए 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, यहाँ 3 1, ये हो गया आपका 10 और 3 दूना 6, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आइडिया लग जाए तो और भी अच्छा है कि 60 आने वाला है। ठीक है, एलसीएम जो होता है ऐसी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं से डिविजिबल होता है। अब देखिए, अब एलसीएम किसका निकाले हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का निकाले हैं, हर का निकाले हैं। ठीक है, अब हर का निकाले हैं, यहाँ पे लिखा है 3/4।
तो हमें हर को पुराना है कितना, 60 पुराना है। जितना एलसीएम आया रहेगा उतना ही पुराना है। तो हर में आपका 4 दिया है, अब 4 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 60 आ जाए, तो आप करेंगे 15, तो 15 चौका 60। अब मैथ का नियम कहता है कि आप इसको 15 से गुना कर दिए तो अंश को भी आपको 15 से गुना करना होगा, ठीक है। एक किसी को नहीं कर सकते तो अंश को भी कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यही क्रिया आगे भी करना है। अब यहाँ हर में दिया है 5, हमें तो हर को करना है 60 बनाना है, तो यहाँ 12 से गुना करेंगे, 12 पर से 60, तो अंश में भी आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 है, अब 2 को हमें 60 बनाना है तो 30 से, तो इसमें भी 30 से, ठीक है। 5/6, अब 6 है तो 10 से गुना करेंगे तो अंश में भी 10 से, ठीक है। फिर 3/2, तो 2 में 30 से गुना करेंगे तो अंश में भी 30 से, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 या 45/60, फिर यहाँ हो जाएगा 12 चौका 48/60, फिर यहाँ होगा 30/60, फिर यहाँ होगा 50/60, फिर ये हो जाएगा 90/60। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर क्या है, हर सभी का इक्वल हो गया, तो जब हर इक्वल तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका ये है सवाल, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें किसका अंश बड़ा है, तो यहाँ 90/60, 90 सबसे बड़ा है, तो 90/60 किसका वैल्यू था, तो ये आपका 3/2 का था, तो 3/2 आपका लार्जेस्ट वैल्यू हो गया। तो 3/2 आपका देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ तीसरे ऑप्शन में आपका दिया है 3/2, और सबसे छोटा अंश किसका है, तो यहाँ है 30/60, और 30/60 किसका वैल्यू था, तो 1/2 का था, ठीक है। तो यहाँ 1/2 दिया है, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है 3/2 और मिनिमम आपका 1/2, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 3/2, और सबसे छोटा में 1/2, क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लिखा है 36 नंबर सवाल में, यहाँ पे दिया हुआ है 36 में आपका कि यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 5 9 होती है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर जो है सिर्फ 2 हो, प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, तो इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 1 से कटेगा और 1 2 से कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, सिर्फ 2, और 3 भी लेंगे तो 3 का भी क्या होगा, 1 होगा और 1 3 होगा, मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 2 आएगा उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 है, जो कि सम भी है और सम संख्या होते हुए भी ये अभाज्य है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 9 10 1 11 का 1 बचा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, ठीक है, इतना आया। अब ये जो है आया है तो ऑप्शन अब मिलाते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसे मिटा यहाँ पे है आपका लिखा है कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या है क्या, ये सबसे बड़ी, ये 6 अंक में तो है लेकिन ये सबसे बड़ी 6 अंकों की विषम संख्या है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली ये संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 6 9 होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है कि सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो देखिए ये 6 अंकों वाली है और छोटी भी है, और यहाँ 1 है, कहने का मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये विषम संख्या भी है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या ये चौथा ऑप्शन, तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका दिया है, चलिए अब इसे हटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है
6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में किसके मिनटों की संख्या के बराबर है? तो देखिए 6 घंटा दिया हुआ है, 6 घंटा में सेकेंड की संख्या निकालने के लिए पहले 6 घंटा को मिनट में लेके जाएंगे, तो मिनट में जाने के लिए 60 से गुना, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड हो गया कि नहीं। अब यहाँ बोला है कि किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। आप सभी के सभी ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं? दिन में दिए हुए हैं। इसका मतलब दिन को आपको, ये जो डे है इसको बदलना है किसमें? मिनट में बदलना है। तो डे को बदलने के लिए आवर में पहले 24 से गुना करेंगे, 24 घंटा हो गया, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से। क्लियर है? चलिए देखिए ये जो है टाइम चैप्टर का आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, और टाइम चैप्टर हमने पढ़ाया भी है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका सीटेट का, उसमें जा करके आप ये चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ 160 से 160 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौका 24, इस 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, तो डी बराबर कितना निकलेगा? 15, मतलब इसमें 15 दिन के बराबर है। ठीक है, तो 15 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका दिया हुआ है, फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में जो है 2.1/2 kg बट्टे रखे और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे और फल रखे, तो फलों का वजन कितना है ये पूछा। ठीक है, तराजू क्या होता है? इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से होता है तराजू। अब इसमें जो है एक साइड में जो है 2.1/2 kg का बाट रखा गया है, और दूसरे साइड में जो है 100 kg और 200 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम और 100 ग्राम का आपका बाट रखा गया है। अब प्लस इसमें फल रखा गया है, तो फल को हमने मान लिया क्या? x। ये x क्या है? आपका फल दिया हुआ है, फल का मतलब। अब इसमें यही x का वैल्यू निकालना है। जी देखिए ये आपका केजी में है, ये सब आपका ग्राम में है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 5/2 kg। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं कि नहीं? चलिए अब इसे जब जोड़ेंगे तो ये 300 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बचे 10, 500, इधर कितना हो जाएगा? बचा 2500, इधर 300 प्लस x। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2500 माइनस क्या होगा? 300, तो घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 2200 आएगा कि नहीं? मतलब ये जो फल आप रखे हैं तो वो कितना ग्राम है? 2200 ग्राम है। ये किस में आएगा? आपका ग्राम में आएगा। क्लियर है? तो 2200 ग्राम किस में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपके टाइम चैप्टर से है और यात्रा वगैरह से आपका जो पूछा जाता है टाइम चैप्टर से ही। देखिए इसमें दिया है कि रमेश जो है, 39 नंबर सवाल है, रमेश जो है 19:50 अपनी यात्रा शुरू करता है और 23:20 जो है समाप्त करता है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो पहुंचने का टाइम है 23:20। ठीक है, और शुरुआती का टाइम है 19:50। कहता है कि पूरी करने में लिया गया समय, यात्रा पूरी करने में। तो पहुंचने के टाइम में से हम लोग चलने का टाइम घटाते हैं। जैसे आपको क्लास आना है तो क्लास आने के लिए क्या करते हैं? अगर आपको 2 बजे से क्लास है, घर से 2 बजे से पहले निकलते हैं, तो पहुंचने का टाइम अगर 2 बजे है तो घर से निकलने के टाइम को घटा के हम लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में पहुंचे, 10 मिनट में पहुंचे या आधा घंटा लग गया, जिसका जिस तरीके से डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ है, पहुंचने का टाइम आपका दे रखा है और चलने का भी टाइम दिया, दोनों को घटाइए। अब देखिए अब 20 में से तो 50 जाएगा ही नहीं, हो गया लफड़ा। अब देखिए इसको सुलझाने के लिए क्या करेंगे? ये इससे मांगेंगे। ठीक है, इसको बोलेगा कि भाई हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसमें से 50 घटे। ठीक है, तो ये इसको देगा, ये इसको 60 मिनट देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका आवर में है, ये आपका मिनट में है। तो ये बोलेगा कि भाई हमारे पास तो हम आवर में है कि आपको मिनट में, तो ये बोलेगा कि दीजिए आप, हम मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने पर अब ये आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपका 20 और 60 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं? अब 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 मिनट। और ये 23 घंटा जो था, 23 में से 1 घंटा दे दिया था तो 22 घंटा बचा।
अब 22 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा? तो ये आपका 3 बचेगा कि नहीं? 3 बचेगा। तो यही हो गया 3 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटा 30 मिनट जो है आपका दिया हुआ है 19, 20, 21, 22, 3 घंटा 30 मिनट कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब ये अब आ गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तब पानी से भरा भाग कितना हो जाएगा? तो 200 लीटर धारिता वाले में 3/4 भरा हुआ है, तो 4×20 इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब है इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धारिता वाले एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा? ठीक है, तो अब जो बाल्टी दिया हुआ है, बाल्टी की धारिता कितनी है? धारिता इसमें दिया हुआ है 5000 मिलीलीटर ml। ठीक है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 लीटर हो जाएगा कि नहीं? अब 200 लीटर का था, इसमें 3/4 तो 4 बचे 20, 5 दिए 15। ठीक है, अब देखिए इतना तो पानी से भरा हुआ भाग था, 150 लीटर उसमें पानी था, और खाली भी तो रहा होगा, तो खाली का भी तो हिस्सा निकाल सकते हैं। तो खाली का भी निकालेंगे, क्योंकि खाली जो होगा उसी में ना हम लोग बाल्टी से पानी उसमें डालेंगे। तो देखिए 200 का उसका था, 150 उसमें भरा हुआ है, तो 50 लीटर ही ना खाली है, मतलब 50 लीटर ही आपको क्या करना है? भरना है। तो 50 लीटर भरना है और एक बार एक बाल्टी डालते हैं तो हमारा जाता है 5 लीटर पानी। ठीक है, तो एक बार डाले 5 लीटर, 2 बार डाले 5 लीटर, 3 बार डाले 5 लीटर, फिर 4 बार डाले 5 लीटर, 5वां बार डाले 5 लीटर, 6ठा बार भी 5 लीटर, 7वां बार भी 5 लीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8वां बार भी 5 लीटर, 9वां बार भी 5 लीटर और 10वां बार भी 5 लीटर, तब जाके आपको 50 लीटर जमा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हुआ कि इस तरीके से बनाना, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि बार बार आपको 5 उतना बार कर करके नहीं देखना है। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट 5 से क्या करना है? 50 लीटर आपको पानी भरने हैं, तो डायरेक्ट 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से, क्योंकि एक बाल्टी में आप कितने लीटर पानी डाल रहे हैं? 5 लीटर, आपको भरने हैं 50 लीटर, तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। तो कितना लीटर, कितना बाल्टी आपको पानी डालना पड़ेगा? 10 बार, मतलब 10 बाल्टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए 50 इसमें था और 50 को 5 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 10 बार। जब उसमें बाल्टी से पानी उसमें डालेंगे तो आपका वो भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये आपका ज्योमेट्री से है, लिखा हुआ है 41 नंबर सवाल, अक्षर VXMNT में से किनमें क्रमशः निम्नतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाएं कैसे होते हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका दिया हुआ है VXMN और T दिया है, मतलब सममित रेखा। और दूसरा बात इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सीधा सीधा समझिए कि मिरर इमेज। ठीक है, अब भी है
अभी इस तरीके से है, अगर इस तरीके से बीच में डिवाइड किया जाए तो इधर भी वैसा ही दिखेगा, इधर का भी पार्ट वैसा ही दिखेगा, प्रतिबिंब सही एक जैसा बनेगा कि नहीं। तो इसमें तो आपका बनेगा एक्स है, तो अगर यहाँ अगर लगा दिए तो आपका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों सेम दिखेगा। अगर ऐसे लगा दिए तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग भी सेम दिखेगा, ठीक है। तो इसमें भी तो है आपका, तो एक्स में आपका क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एम जो है, एम में अगर ऐसा लगाएंगे तभी दोनों एक जैसा दिखेगा, अगर ऐसे लगा देंगे तो ये आपका एक जैसा, इधर नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए एन है, एन में अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं तो एक ये ऐसे बनेगा और दूसरा जो है आपका ऐसे बनेगा। अब दोनों क्या प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है, तो नहीं है। इसका मतलब मिनिमम आपका एन में बनेगा और मैक्सिमम किस में बनेगा, एक्स में बनेगा। और टी का जो है, टी का इस तरीके से है, अगर बीच में ऐसे कर दिया जाए तो सेम टू सेम दोनों तरफ दिखेगा कि नहीं। तो इसीलिए इसमें निम्नतम जो है आपका एन का होगा और अधिकतम जो है एक्स का होगा। तो एन और एक्स आपका दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। जिनको इस पे कंफ्यूजन है या जिनको नहीं आता है तो इसका हम अलग से एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा देंगे, जिसमें ए से लेकर जेड तक के जो भी आपके अक्षर हैं वो सभी का आपको, सभी लेटर का आपको सममित रेखाएं बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, दिया हुआ है 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो देखिए 3 और 2/3 ऐसे लिखते हैं, 3.2/3 डिग्री। तो यहाँ समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। अब देखिए 3 9 और 2 कितना होगा, 11/3 गुना 90 और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 30 बार में, ये हो जाएगा 330 डिग्री। तो 330 डिग्री आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए ये आपका रीजनिंग टाइप दिया हुआ है, पैटर्न है, ये पैटर्न को समझना है और उस पर जवाब देना है। यहाँ जो है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है 1 2, तो 1 2 3 मतलब बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 1 2 3 4 आपके 2 ऑप्शन में है, बाद बाकी के ये 2 ऑप्शन आपका कैंसिल। अब उसके बाद इधर का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ 8 8 सब में है, तो 8 8 है, पहले तो ये 2 कैंसिल। अब यहाँ 1 2 3 माइनस है, तो यहाँ 4 माइनस होगा जो कि दोनों में है। अब देखिए यहाँ 9 था, दूसरा में 9 8 है, तीसरा में 9 8 7 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो अगला जो होगा 9 8 7 6 होगा कि नहीं। तो 9 8 7 6 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अब ये आ गए हम लोग पेडागोजी वाले पार्ट में। चलिए इसमें दिया है कि एक तालिका का अध्ययन कीजिए और सही जो है उसका कथन चुनिए। इसमें दिया है कि व्यक्तियों का पसंदीदा खेल है जो पसंद करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई है। क्रिकेट जो है 90 विद्यार्थी पसंद करते हैं, वॉलीबॉल 75, फुटबॉल 55, बैडमिंटन 60। इसमें पूछा हुआ है कि एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, ये कंडीशन दिया है, एक विद्यार्थी एक खेल। आप यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब इसमें से चुनना है कि सही है कौन सा ऑप्शन, कौन गलत है। कहता है वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 75। बैडमिंटन पसंद करने वालों की संख्या से कम है, तो बैडमिंटन तो 60 पसंद कर रहा है, तो क्या उससे ये कम है इसका, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला दिया है क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो क्रिकेट आपके 90 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। और कहा है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है, तो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं 55 और इससे 25 ये अधिक है क्या। तो इसमें अगर घटाते हैं 55 तो देखते हैं 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 8, 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ तो बोला गया 25 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ आ गया 35, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत। चलिए नेक्स्ट सवाल है फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब फुटबॉल पसंद कर रहे हैं कितने, 55 पसंद कर रहे हैं, और वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों से 15 कम है, तो वॉलीबॉल कितना पसंद कर रहे हैं, 75, और इससे क्या 15 कम है, तो घटाएंगे तो ये कितना कम होता है,
ये ज़्यादा होता है, 20 होता है, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो सही होगा ही, लेकिन अब सही कैसे है, उसका रीज़न क्या है, तो चलिए वो भी चेक करते हैं। कहता है कि बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिए बैडमिंटन कितना पसंद कर रहा है, 60, और क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या की 2/3 है। तो क्रिकेट 90 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका 2/3 के बराबर, तो 2/3 करेंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, तो 3×3 9, यहाँ 30, 3 दूना 60 और इधर 60 है, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका सवाल, देखिए इसमें दिया है कि गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, ठीक है। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 20 से अधिक, 20 तथा अधिक, 20 भी प्राप्त करें, 20 तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है। तो चलिए 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले की संख्या पहले काउंट करते हैं, इसमें कितनी है, यहाँ चेक करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16, ठीक है। तो 20 से कम ये कितने हैं, 16 है। अब 20 या 20 से अधिक, तो 20 भी इसमें काउंट करना है। चलिए तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 20 या 20 से अधिक, ये कितने हो गए, 14। अंतर पूछा है तो अंतर करेंगे तो 16 - 14 कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। 2 का डिफरेंस किसमें है, 2 में, दूसरा ऑप्शन है। क्लियर है, बहुत आसान सवाल है, बस ये तो बच्चा की तरह बनाना है इसको, लॉलीपॉप वाला सवाल सब है। अब देखिए ये पेडागोजी आपका यहाँ से अच्छे से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठाचार्य का भाग नहीं है। अब देखिए गणित पाठाचार्य के भाग में जो है प्रतिमान का सिद्धांत आपका आता है, अनुमान का भी सिद्धांत लगा आता ही है, आंकड़ों का भी प्रबंधन आता है, लेकिन प्रायिकता आपका नहीं आता है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आंकड़ा का प्रबंधन भी करते हैं, अनुमान लगा के भी पढ़ते हैं, प्रतिमान का भी सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन प्रायिकता इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। प्रभावशाली तो है लेकिन सबसे कम कौन है। कहता है अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, शतरंज परीक्षा, रचनात्मक आकलन या रूब्रिक्स का प्रयोग। अब देखिए ये जो शतरंज परीक्षा होता है, करने का मतलब आपका फाइनल जो एग्जाम हो जाता है, किसी भी सेशन के लास्ट में फाइनल एग्जाम हो जाता है, तो कोई गुंजाइश नहीं होती है आपके कोई चीज़ सीखे हुए या ना सीखे हुए के फिर वहाँ पे उस चीज़ को रिवाइज करने का, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम हो जाता है। तो सत्र के अंत में अगर एग्जाम हो जाए तो ये क्या होता है, आपको फिर सुधरने का मौका फिर नहीं देता है, तो ये कम प्रभावशाली है। बाद बाकी रचनात्मक आकलन आपका प्रभावशाली है, रूब्रिक्स भी है, अवलोकन पर भी आधारित गतिविधि है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, सीखते हैं, उस चीज़ में अभी लगे हुए हैं, लेकिन ये आपका फाइनल एग्जाम जब कर गया, रिजल्ट जब आ गया, तब आपको सीखने का मौका खत्म हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है नहीं है। ये आपसे पूछा है मुख्य उद्देश्य कौन नहीं है उसका। अब बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ावा देना। चलिए मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। अगला है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर सिखाना। मानक से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। अब इन सभी में से क्या हम लोग दे सकते हैं, ये आपसे इसमें पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर उसमें एनालिसिस करते हैं तो अनुमान लगाना,
और सीखना, ये कौशल में ही आपका शामिल होता है। ठीक है, तो ये तो आपका है, लेकिन इसमें नहीं पूछा हुआ है तो नहीं कौन सा आ जाएगा। देखिए, जब भी सवाल में नहीं दे दिया जाए तो थोड़ा सा सोच के उसका आंसर दीजिएगा। कहता है कि मापक की इकाइयों में बच्चों को परिचित कराना है, ये तो सही है। बच्चों को मापन की मानक और अमानक में अंतर सिखाना है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुण हासिल करना। कहने का मतलब ये एक तरीके से हो गया क्या कि आप उसको रट्टा मारा रहे हैं, सभी उसको सॉल्व खाली कर करके सिखा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षा के गणित पाठ्यक्रम में अवधारणाएं। अब क्या अवधारणाएं होती है, तो जटिल से सरल होती है। अगर प्राथमिक कक्षा का कोई बच्चा है तो उसको पहले टफ ही सवाल दे देंगे, नहीं पहले उसको आसान सा देंगे तब धीरे धीरे टफ करेंगे, तो आपका एक नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएंगे, नहीं पहले उसको मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें विजिबल हो, छू सके, टचेबल हो, उसे हम लोग मूर्त करते हैं। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना तीसरा ऑप्शन होगा। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अब मानक कलन विधि प्रस्तुत करना तो होगा ही नहीं। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का कहने का मतलब जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे मूर्त फॉर्म कहते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई चीज हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो अमूर्त फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है। स्कूली शिक्षा का एक स्तर क्या नहीं है, देखिए बुनियादी स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर, प्रीपैटरी स्तर होता है, मिडिल स्तर ये भी होता है, प्राथमिक स्तर नहीं होता। अब प्राथमिक स्तर क्यों नहीं होगा, तो देखिए प्राथमिक स्तर जो है कहा जाता है ये स्कूली शिक्षा नहीं होता है। स्कूली शिक्षा से हटके थोड़ा सा आप अपने समाज, सोसाइटी, परिवेश के बारे में जो हम लोग सीखते हैं वो आता है आपका प्राथमिक स्तर में। तो इसलिए ये तीनों ना होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि आपका प्राथमिक स्तर में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इन्वायरमेंट से सिखाइए, आप अपना परिवेश अच्छा रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए। जैसे आपने घर का माहौल रखेंगे अच्छा, तो बच्चे भी आपका अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऐसे पेरेंट्स लोग आते हैं जो आप समझ रहे हैं, मतलब ड्रिंक करके आएगा लोग, ठीक है, 10 रंग का बात करेगा, बच्चे को भी पीटेगा, वाइफ को भी पीटेगा, ठीक, और अपने आप को तिस्मार खान समझता है, बादशाह समझता है। ठीक, और ज़्यादा अगर बोला जाए तो सीधा कहेगा कि भाई हम आपके बाप का पीते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है घर के माहौल को बिगाड़ते हैं, बच्चे के मानसिक जो होता है मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं ये सब। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपका कहता है कि प्राथमिक स्तर पे जो है बच्चे लोगों को आप अपने परिवेश से शिक्षा दीजिए, माहौल से शिक्षा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 51 नंबर, इसमें है कि राष्ट्रीय पठाचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां, अब कहाँ सीखा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है 3, इसमें से आपको बताना है। बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर बच्चा गणित में आनंद ले रहा है तो आपको सिखाने में भी अच्छा लगेगा, बच्चे को सीखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये तो आपका है ही, एक सही होगा। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न करने की अपेक्षा हो, तो ये आपका उसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, निम्न प्रदर्शन वगैरह ये आपका नेगेटिव है। होनहार मेधावी बच्चों को अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करके हल करना। कहने का मतलब आपका मेधावी स्टूडेंट है तो अच्छे अच्छे सवाल उसको कर दीजिए तो उसका हो जाएगा क्या, नहीं। तो आपका सी और बी आपका इसमें नहीं है, आपका इसमें केवल और केवल क्या होगा, आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल दिया है, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे जो है इसके नाम इस प्रकार लिखता है, जैसे 1 है तो 1, ठीक है, वो है नहीं, 3 है तो THREE, 3, 2 है तो 2, 4 है तो FOUR 4, ठीक है,
ऐसे लिखता है। 5 है तो FIV। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन दिए गए संदर्भ में सही है, मतलब क्या वो कर रहा है। तो इस तरीके के चीज़ों को ऐसे जो भी डिजिट है उसको फिर अक्षर में लिखा जाता है, वर्ड में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, सम स्वर शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो होमोफोन्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त जो है वो आपको इसमें से चुन के देना है। अब कहता है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। चलिए अगला है कि गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। चलिए तीसरा है गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्ति निष्ठा और व्यक्ति परक सम्मिलित होते हैं। अगला दिया है तार्किक विवेचना गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए इसमें कौन सही है कौन गलत है उसका चेक करते हैं। यहाँ दिया है तार्किक विवेचना। तो देखिए गणित में आपका जो उसका प्रकृति है, जो आपका पेडागोजी का पहला ही चैप्टर है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, पढ़ाया हुआ भी है। आप देखिए इसमें जो तार्किक है विवेचना, लॉजिकल, तो ये आपका तो सही बात है, ये उसमें होता ही है। ठीक, इसमें आपसे पूछा है कि कम उपयुक्त, तो ये आपका लॉजिकल थिंकिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें नहीं जाएगा कम उपयुक्त में। अगला दिया है गणित की प्रकृति समावेशी होती है। समावेशी मतलब उसमें सभी चीजें समाहित होती है, जैसे कि सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा, सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा वगैरह जो है गणित में समाहित इसमें होती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, उसके बाद गणित के प्रतिरूपों को अध्ययन की तरह भी समझा जाता है। सही बात है, गणित की अवधारणा प्रकृति की पदानुक्रमित होती है, तो क्रमित होती है क्योंकि उसमें हर एक चीजें स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ने होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका कम उपयुक्त, तो कम उपयुक्त में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल दिया है, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे ना नेक्स्ट जो सोल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट सेट का, तो उसमें क्या करेंगे 1 बाय 1 आपका क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से दिखेगा। क्लियर है। चलिए इसमें दिया है 54 नंबर की प्राथमिक कक्षा में बच्चों में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षा की योजना वह होगी जो आरंभ हो डैश से। किससे आरंभ होगी, तो वो प्रभावी शिक्षा आपका माना जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है कि एक भिन्न की परिभाषा देना। अब देखिए परिभाषा देना और परिभाषा रटना ये सभी क्या है आपका निगेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पूर्णांकों के पुनः स्मरण मतलब फिर से रिवाइज करना, रट्टा मारना, ये भी नहीं होगा। श्याम पट पर विभिन्न भिन्नों को संख्यात्मक रूप में निरूपित करना, तो ये तो बहु आपका उतारना हो गया। तथा विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा नियंत्रण करना, यही होगा आपका इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, चित्र से अगर उसको समझाते हैं तो समझाने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। जो कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को परिचय अगर देना है भिन्न के बारे में तो उसको चित्र से उसको समझाएंगे। चित्र से कैसे समझाएंगे, जैसे ये वर्ग है, इसको बीच से अगर डिवाइड कर दिया तो ये आपका आधा, ये आपका आधा, तो इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, अगर एक बार और बीच से काट दिया तो ये 4 टुकड़ों में बट गया। अगर इसको आपको दिखाना है तो ये क्या लिखेंगे 4 में से 1। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के डैश स्तर का आकलन कर रही है। तो डैश आकलन करने का मतलब दृश्यीकरण का, कि निगमन का, विश्लेषण का, कि अमूर्तीकरण का, किसका वो कर रही है ये आपको उसमें बताना है। ठीक है, दृश्यीकरण है और निगमन भी है। दृश्यीकरण में होता है कि आपको दिखा करके ये सब करना, निगमन में होता है कि पहले नियम से उदाहरण की ओर जाना। ठीक है, अमूर्तीकरण में होता है कि पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, विश्लेषण आ जाएगा। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक में आपका ये दिया हुआ है, वैन हीले की थ्योरी में विश्लेषण। अगला सवाल है 56,
इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित के हिंदू अरेबिक प्रणाली के बारे में सही है। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के बारे में सही क्या है, तो यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित होती है। सही बात है। सभी संख्या 0 से 9 अंकों के परिसीमित समूह का प्रयोग करती है। तो सही बात है, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ठीक है, ए और बी। उसके बाद है कि इसमें वैसे भी सब 2-2 ऑप्शन के ही है, तो आगे तो आपका होगा ही नहीं। या चित्रलिपि पर तो आपका हिंदू अरेबिक आता नहीं है। ठीक है, तो आपका ए और बी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है कि बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। तो ये भी आपका सही बात है कि बच्चा तभी ज़्यादा सीख सकता है। लेकिन इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार उस संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ है कि बच्चे अधिक सीख पाते हैं जब शिक्षक की अवधारणा को समझाते हैं। शिक्षक अवधारणा को समझाएंगे तो सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा निगेटिव है। यहाँ अगला दिया हुआ है कि बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। तो देखिए अवसर प्रदान करना ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका बी इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा खुद से इसमें कर रहा है। और पहला ऑप्शन में क्या था कि शिक्षक जो सिखा रहा है, समझा रहा है वो चीजें, तो ये शिक्षक सेंटर्ड हो गया। ठीक है, और ये जो है बच्चा क्रियाकलाप कर रहा है तो चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, मतलब वो जो भी चीजें सीखते हैं उसके अवधारणा को और चीजों में जोड़ना। तो ये आपका बी और सी दोनों इसमें सही होगा। ठीक है, तो बी और सी किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। अगला सवाल है, इसमें दिया है कि एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। अब देखिए वो क्रमबद्ध किया हुआ है क्या, 0.082 और ये बड़ा होता है 0.62 से। तो क्या ये सही है, तो गलत है। आपको भी पता है कि 0.08 से बड़ा 0.62 होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। फिर ये दिया हुआ है आगे 0.36। ठीक है, फिर ये बड़ा दिया हुआ है 0.8। तो कहने का मतलब ये अरेंजमेंट उसका गलत है। ठीक है, तो समान समूहीकरण है कि सबसे सार्थक अंक है कि पुनः समूहीकरण है कि समानुपातिक है। तो इसमें कौन सा आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए जैसे सबसे सार्थक अंक। ठीक है, तो इसमें इसी का त्रुटि है कि सार्थक अंक की भ्रांति है उसको कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ये वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसको जो है त्रुटि हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम, देखिए सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। सबसे कम रूप से दिया है तो कहता है कि आरेखों की सहायता से विद्यार्थियों की संख्या का विभाजन समझा सकते हैं। अगला दिया है विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। उसके बाद है कि विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं, या विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्त कौशल का जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है भिन्न को समझने के लिए हस्त कौशल वगैरह इसमें आना जो है जरूरी थी। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। चलिए विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। और यहाँ सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप। ठीक है, सबसे कम रूप। तो आरेख की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझ सकता है, तो ये तो आपका सबसे कम रूप नहीं होगा। यहाँ दिया कि आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं।
ये सब है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना होगा तब आंसर तक पहुंचेंगे। और ये है कि पहले से वो जान रहा है तो उसको बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, लास्ट है, कहता है सुश्री सम्मी एक गणित के शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग यूनिट है, जिसके कार्य को देकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है। तो क्या चीज का प्रयत्न कर रही है? तो यहाँ है सारणी गुणन आयतनों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का, या कि वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता कर रही है। कहने का मतलब पहाड़े याद करवा रही है। तो यहाँ तो पहाड़े से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको मेंसुरेशन का सवाल दिया है तो क्षेत्रफल से ही होगा, तो दूसरा नहीं होगा। यहाँ है कि उसके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर रहे हैं। तो सूत्र याद करना आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसको ऐसे ही काट दीजिए। ज्यामिति एवं अंकगणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने में, देखिए यहाँ मेंसुरेशन का बात है तो ज्यामिति और अंकगणित इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाता है? ऑप्शन एक बचता है कि आयतनों के क्षेत्रफल और उसके गुण के क्रम विनिमय के गुणधर्म के बारे में जो है उस एक साथ जोड़ने का बात हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये था आपका मैथ का 30 क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले क्लास में जो है फिर अगला सब्जेक्ट का भी हम लोग करेंगे, जिसमें ईवीएस होगा और हिंदी होगा, ठीक है। तो ईवीएस और हिंदी इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ईवीएस और हिंदी भी चलेगा और सीडीपी आपका तो डेली ही रहेगा, ठीक है। तो सीडीपी का भी आपका जाएगा और ईवीएस का भी जाएगा, इसलिए आप डेली इसको जितने सवाल जाते हैं उसको बनाइए, एनालिसिस सुनिए, ठीक है। वो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपका क्या होगा कि क्वेश्चन छांटने में, आपको ऑप्शन छांटने में सहूलियत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।